9th का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग परमाणु के बारे में जानने वाले हैं। परमाणु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हम लोग पदार्थ जान चुके हैं पदार्थ क्या होता है, तो उसी का ये पार्ट है परमाणु। क्योंकि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। कहने का मतलब जिस पदार्थ जो चीज़ से मिलकर बना होता है वो होता है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु के बारे में ही हम जानेंगे। और ये चैप्टर एक नोट्स वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम उतना बताएंगे नहीं। क्या क्या लिखा हुआ इस नोट्स में बस उसी को हम बताएंगे। बाकी आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो इस पर हम ज़रूर लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या इस नोट्स में, और नोट्स भी है और प्लस इसका इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेश्चन भी है, और लेसन यानी कि अभ्यास का भी क्वेश्चन आंसर है। इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु, तो परमाणु सिंपल सा बात है कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। सिंपल सा वर्ड है। तो आगे हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, यानी कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को जान लेते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है यह ऋण आवेशित कण है, जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये रहता है, जैसे ये हमारे पास नाभिक है और इसके चारों तरफ जो है वृत्ताकार कक्ष है, इसी में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम बाहर की ओर ले जा सकते हैं। यही इसमें बात कह रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्या लिखा हुआ है, तो आगे पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आगे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम जान लिए। अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। जस्ट उसका अपोजिट होता है। प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन यह धन आवेशित कण होता है। इसको प्लस से डिनोट करते हैं। यह नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। यह तल के सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से इनके रासायनिक गुणधर्म में कोई नहीं बदलता है। इसका गुणधर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया और इसे P+ से सूचित किया जाता है। ये था आपके बारे प्रोटॉन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की जान लेते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में ही स्थित होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में रहता है, यानी कि हाइड्रोजन में जो है, हाइड्रोजन में ये प्रेजेंट नहीं रहता है। सिंपल सा बात है। और न्यूट्रॉन को हम N से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे हमारे पास है कैनाल किरणें। तो कैनाल किरणें होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। विसर्जन नली के एनोड से निकलने वाली धन आवेश कणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी सिंपल सा अगर बात किया जाए, अगर ये हमारे पास ट्यूब का नली है, ठीक है, इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे करीब 10,000 वोल्ट। तो ये अगर प्लस है और इधर ये माइनस है, तो इधर से क्या होगा, किरण आगे की ओर भागेगी। तो यही हमारा कैनाल रे होता है। जैसे विसर्जन नली के एनोड से, एनोड और कैथोड से निकलने वाली है ना आवेश कणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए आगे हमारे पास है नेक्स्ट टर्म है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वह है कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की खोज। तो कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की खोज, ध्यान देना, देखो तो ये कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ये हमारे पास है कैथोड और ये है एनोड। तो
कैथोड किरणों की खोज इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था? तो इसमें विलियम क्रुक्स नामक जो थे साइंटिस्ट ने इस ट्यूब नली को बनाया। किसको बनाया? इसको बनाया। और उन्होंने 10,000 वोल्ट को धारा को क्या किया? प्रवाहित करने की कोशिश किया। ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट को हम पढ़ देते हैं और समझने की कोशिश करें। 60 सेंटीमीटर कांच की एक विसर्जन नली में गैस लेकर विभिन्न दाबों पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, जिसके बाद कैथोड से एक प्रकार की किरण निकलती है जो सीधे रेखा में गमन करते हैं, सामने की दीवार पर पड़ती है। इन किरणों को कैथोड किरण कहा जाता है। कौन सा किरण कहा जाता है? कैथोड किरण कहा जाता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि जब इस तरह से सिस्टम को बनाया गया तो कैथोड की तरफ से अगर रे निकल रहा है, किसके तरफ से? कैथोड की तरफ से अगर रे निकल रहा है तो उसको बोलते हैं कैथोड किरण। और क्योंकि ये माइनस की तरफ से निकल रहा है और प्लस की ओर जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉन की खोज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से यानी कैथोड रे निगेटिव की ओर से बढ़ा, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को भी निगेटिव सिंबल दिया गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट था। अब यहाँ पर आता है कैथोड किरण के गुण। इसके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग 11th में भी। ठीक है। तो आगे जो हमारे पास है वह है कैथोड रे के गुण। यह सीधी रेखा में गमन कर, जैसे देखे थे कैथोड में सीधे जा रही थी। ये किरण भौतिक कणों से बने होते हैं। किरण के मार्ग में पाद चक्र रखने पर घूमने लगता है। पाद चक्र मतलब क्या? अगर ये हमारे पास जैसे यहाँ पर अगर हम पैडल रख देंगे चक्री वाला यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ से क्या उसको रोटेशन करने लगेगा, घूमने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर बता रखा है। इसके रास्ते में अगर हम कुछ पाद चक्र रख दें तो वो घूमने लगता है। ये ऋण आवेशित से मिलकर बनी होती है। किरण के मार्ग में विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र रखने पर यह धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये निगेटिव है। अगर इसके रास्ते में हम यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्लेट अगर डाल देते हैं तो मान लो इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये माइनस है तो इधर की ओर जाने लगेगा, इधर की ओर। ठीक है, समझ में आ रही बात? यही चीज़ था। इसका रे जो है उस तरफ यानी कि इधर की ओर झुक रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर बता रखा है। आगे हमारे पास है एनोड किरणें और प्रोटॉन की खोज। जस्ट इसका अपोजिट है। देखो उन्होंने सारा कुछ वही था, बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया? कैथोड का एक जालनुमा संरचना बना दिया। तो जालनुमा संरचना जैसे ही बताया, तो क्योंकि ये कैथोड से तो निकलता ही है, कैथोड की तरफ से तो रे निकलता है, लेकिन उन्होंने देखा कि एनोड की तरफ से भी किरण निकल रही है, लेकिन इसमें जो है गैस अलग अलग जो होता है उसका अलग अलग मान निकलता है, गैस पर डिपेंड करता है। सिंपल सा बात है, यानी हाइड्रोजन गैस अलग होगा, हीलियम गैस अलग होगा, सब गैस अलग अलग होता है, तो उस पर निकलता है। सिंपल सा बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि एनोड को ही कैनाल किरणें भी कहा था, क्योंकि हम लोग देखो इससे पहले ही पढ़े थे, एनोड के तरफ से यानी कि एनोड के तरफ से जो रे निकलती है उसको कैनाल रे भी कहते हैं, कैनाल किरणें भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लस यानी एनोड की तरफ से अगर रे निकल रहा है और कैथोड पर पड़ता है तो उसी को हम बोलते हैं एनोड किरण, और ये एक्चुअली प्लस चार्ज होता है, इस वजह से इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। सेम गुण जो है कैथोड किरण जैसे ही होता है इसका गुण, तो एनोड किरण के गुण भी क्या था? यह भी क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करती है। ये किरण भौतिक कणों से बना होता है और ये धन आवेशित से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा होता है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, वह हमारा है परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल में हम लोग पहला मॉडल पढ़ते हैं जॉन थॉमसन का परमाणु मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल 1898 ईस्वी में आया था। उन्होंने कुछ इस तरह से इसका संरचना बनाया था, आपको दिख रहा होगा, एक इस तरह से इसको मान लेते हैं तरबूज की तरह, और ये माइनस वाला है तो इसको बीज मानते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर वाला भाग है जहाँ पर हम कुछ सफ़ेद सफ़ेद है, इसको खाने वाला भाग मानते हैं। तो तरबूज का जैसे संरचना बनाया। तो इसमें क्या था? इस मॉडल में परमाणु की संरचना एक तरबूज की तरह है, जिसमें परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के गोले में बीज की तरह दिखता है।
तो ये सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सक्सेस नहीं था। क्योंकि इन्होंने बताया, जो थॉमसन ने बताया कि जो ये तरबूज है, तरबूज में जो बिच्चा होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, और खाने वाला जो भाग होता है धन वाला होता है। बस इतना बताया था। और इससे हम ज़्यादा आगे इसके बारे में मतलब इसके बारे में आगे ज़्यादा हम पढ़ नहीं सकते हैं। इस वजह से इसको यहीं तक हम इसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब आगे इसको नहीं पढ़ा जाता। बस कहाँ बहुत हद तक सक्सेस था, लेकिन उस समय बड़ी बात था, क्योंकि जो जॉन थॉमसन ने जे थॉमसन ने बहुत इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, इसी वजह से। ठीक है, तो आगे हमारे पास इसका दोष है। तो दोष क्या होता है, बस सिंपल सा है, दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका, इस वजह से इसको हटा दिया गया। मेन हमारा आता है ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में आया था। कब आया था? 1911 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, एक तरफ हमने क्या किया, जिंक सल्फेट यानी जिंक सल्फेट का दीवार लगा दिया, यानी कह सकते हैं पर्दा का काम किया, और प्लस हमने एक इलेक्ट्रॉन का यानी कि सोने का पत्थर लिया। ये क्या है एक्चुअली में, ये सोने का पत्थर है, क्योंकि हम जानते हैं सोने का पत्थर कैसा होता है, मेटल एक्चुअली प्लस पॉइंट होता है, इस वजह से प्लस हो गया। अब देखो अल्फा कण भी प्लस ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अल्फा कण। जैसे ही यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा कणों का प्रहार सोने के पत्थर पर किया, तो हमने देखा इनमें से बहुत 3 केस हमको निकला। तो बहुत सारे क्या हुआ, बहुत सारे जो है रे सीधी रेखा में गमन चल गया। उनमें से कुछ क्या हुआ, थोड़ा सा विक्षेपित हो गया, और उनमें से करीब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोटा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, इनमें से केवल एक ही उसी रास्ते में वापस आ गया। ये डायग्राम हुआ। ठीक है, उनमें से केवल एक ही रे जो था उसी रास्ते में वापस चला आया। ऐसा क्या रीजन था? देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे क्या करेगा, विकर्षण करता है, यानी एक दूसरे अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस वजह से वो क्या हुआ, वापस उसी को फेंक दिया। तो ये था कुछ इसका स्ट्रक्चर था। तो देखो आगे इन्होंने जो हम बोले हैं वही चीज़ लिखा हुआ है। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार किया, जिसके परिणाम निम्नलिखित है। तो पहला हमारे पास हो जाता है, अधिकांश अल्फा कण लगभग 90% बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ कणों विक्षेपित हुआ, कुछ कण विक्षेपित हुआ, और लगभग 2000 कणों में से केवल एक ही कण वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, और इससे उन्होंने देखा, एक उस समय जो था इसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक की बात था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह जो खोज था रदरफोर्ड के लिए बहुत ही एक बोल सकते हैं बहुत ही पावरफुल मतलब ये खोज था उस समय के लिए, और इन्हीं का अभी तक भी चलता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, कंक्लूजन, कि बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। क्योंकि देखो अगर हम परमाणु का डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दे, तो ये रहा आपका परमाणु का डायग्राम। तो देखते हैं क्या है, तो इसमें बहुत सारे जो भाग है ये चारों तरफ देखो खाली है। ठीक है, तो परमाणु के मध्य में धनावेश है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस में बीच में क्या धनावेश भाग होते हैं, तथा उसका संपूर्ण द्रव्यमान यानी संपूर्ण इसका जो भार होता है इसी में होता है। और नाभिक बहुत छोटा होता है, क्योंकि वे बहुत छोटा होता है, नाभिक बहुत ही छोटा, इसी का नाम नाभिक दिया गया है। ये जो प्लस पॉइंट है इसी को नाभिक बोला गया। ठीक है, नाभिक बहुत ही छोटा होता है, ये 3 पॉइंट दिया गया। तब जाके परमाणु का रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल आया। उन्होंने नाभिक के बारे में बताया, इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। तो क्या था वो हम जान लेते हैं। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, तो हम जान ही रहे, प्लस धन आवेश, जिसे नाभिक कहा गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, ये भी बात सही आया। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। ठीक है, आकार बहुत ही कम होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है। पूरा भार जो होता है कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताया। ठीक है, आगे हमारे पास है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा यानी कि दोष क्या था। तो उन्होंने एक ही गलती किया, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, घूमते रहता है, लेकिन ये आगे जाके बात खत्म हो गया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, चक्कर लगाने से इसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा और वह नाभिक में गिर जाएगा। उन्होंने ऐसा बताया था। दूसरा पॉइंट था, रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। ये भी बहुत बड़ा दोष था। ठीक है,
चलिए अगला हमारा आता है नंबर तीसरा आता है बोर का परमाणु मॉडल, जो कि बहुत ही मतलब पावरफुल रहा और इसी को आगे हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल 1913 में आया था। तो इसमें क्या था, उन्होंने परमाणु स्ट्रक्चर, देखो इस डायग्राम को देखो ध्यान से, परमाणु स्ट्रक्चर बनाया गया है और उन्होंने क्या किया, देखो परमाणु सभी कक्षा का नाम दे दिया, जैसे कि ये हमारे पास है, ये एन का मान दे दिया 1 2 3 4 इस तरह से दे दिया, देखो जैसे 1 2 3 है ना, उसी प्रकार इसका भी नाम KLMNO दे दिया गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो अब देखो इसके बारे में बताते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर गति करती है। उन पथों को कोष यानी सेल या कक्ष कहते हैं। इन कोषों को एन से सूचित किया जाता था, KLMNO से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉन घूमने से उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो ये क्या उन्होंने बोल दिया, इससे पहले रदरफोर्ड ने बोला उसमें परिवर्तन होता, लेकिन इसमें क्या बोला गया, कोई ऊर्जा का ह्रास, कोई भी कमी नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा के बराबर वाले कक्षीय स्तर पर गति करते, कहने मतलब जिसके पास जितना पावर है यानी कि अपना अपना घर में घूमेगा। ठीक है, चौथा होता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आवेशित कर उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, यानी कि कुछ उसको एनर्जी दे दिया जाए तो वो उछल कर दूसरा घर में जा जाता है, परंतु निचले स्तर में आते समय विकिरण रूप से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। मतलब जो ऊर्जा लिया था वो वापस विकिरण के रूप में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा और फिर उसी घर में चला आएगा। यानी कि कहता है ना कि मतलब 100 रुपया दिए है तो उसके पास पॉकेट गर्म हो गया और वो कुछ भी अपने आप को कर रहा है। जब रुपया ख़त्म हो गया था आराम से फिर क्या हो गया, अपने घर में आ गया, मतलब जो कंडीशन में था पहले उसी कंडीशन में आ जाता है। तो ये तुम्हारा कुछ 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, बोर मॉडल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अगला है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण और ब्यूरी योजना के अनुसार होता है। कौन सा योजना के अनुसार होता है, ब्यूरी योजना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसमें देखो 2n², ये फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग निकला है। n बराबर होता है 1 2 3, यानी कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हमारा है कि कह रहा है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र 2n² से प्राप्त किया जा सकता है, जहां n बराबर कक्षा की संख्या होती है, 1 2 3 ले लेंगे। जैसे प्रथम कक्ष के लिए हम के कक्ष इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या n बराबर 1 हुआ, तो बोला जा रहा है अगर हम फार्मूला पर देखते हैं तो 2n², 2 गुना n का वैल्यू 1², यानी कि पहला कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी ये अगर हम कक्षा बना रहे हैं तो पहला कक्षा में, इस कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। फिर दूसरा कक्षा में देखते हैं, दूसरा कक्षा को L कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा कक्षा L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होगा, तो सूत्र हो गया 2n², तो 2 गुना 2 पावर स्क्वायर यानी 8 हो गया। इसका वैल्यू कितना है, 8, यानी कि दूसरा कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा हम देखा जाए तो m कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगा, n का बराबर 3 लेंगे तो हो जाएगा 2n², तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब उसी प्रकार 4 यानी कि 5, जहाँ तक हम ले सकते हैं इस फार्मूला में, यानी कि 4 में 32 होगा। ठीक है, तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है, 8 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षे में प्रवेश करते हैं, यही चीज़ लिखा है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है जिसका नाम है वैलेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वैलेंसी। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता, और इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेल है, ध्यान देना, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। वेरी सिंपल। चलो अगला पॉइंट हमारा होता है बोरबरी स्कीम। बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसलिए संयोजकता 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से लेकर 7 तक, 8वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है कुछ पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, परमाणु संख्या क्या होता है, तो सभी तत्वों के अलग अलग परमाणु संख्या एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है।
किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगर हम परमाणु संख्या की बात करें, जितना नाभिक में प्रोटॉन होगा वही हमारा क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। बहुत ही सिंपल होता है। यानी किसी अनावेशित परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होता है। यानी सिंपल सा बात करें, जेड का मतलब हो गया P बराबर E। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला हमारे पास है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल से बात का अर्थात ए बराबर, इसको ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर था प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि ए बराबर हो गया P प्लस N, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जिसका मान निकालना उसका निकाल सकते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है? तो हम जानते हैं जेड बराबर 12 है, तो जब जेड बराबर 12 हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। एक और प्रश्न है, एक तत्व मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24 है और परमाणु संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल से हम जानते हैं कि ए बराबर 24 जेड बराबर 12, तो हम जानते हैं जेड बराबर P बराबर E होता है। तो देखो, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया, और हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है, सॉरी, एन बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या में निकल गया, सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे हमारे पास है समस्थानिक। क्या होता है समस्थानिक? यानी कि आइसोटॉप्स। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा बात है कि एक ही तत्व है, ठीक है, इसमें क्या था, परमाणु संख्या मतलब उसका रोल नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पर देखो, नीचे रोल नंबर देखो, दोनों सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। ये 35 है और ये 37 है, ध्यान से देख लो, ये 35 है और ये 37 है। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, इसको समस्थानिक बोलते हैं। यानी कि इसका जो स्थान, सम मतलब बराबर हो, यानी इसका रोल नंबर, स्थान मतलब क्या, पोजीशन उसका बराबर होता है, लेकिन स्थानिक यानी कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है। उसी प्रकार हमारा होता है, अगला एग्जाम्पल भी होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। रोल नंबर 1 है, लेकिन ऊपर देखो 1 1 2 3 है, अलग अलग है, ठीक है। अब आता है समस्थानिक के अनुप्रयोग। तो समस्थानिक का अनुप्रयोग क्या है? पहला है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। समभारिक क्या होता है? समभारिक जो होता है समस्थानिक का जस्ट उल्टा होता है। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं, सॉरी, द्रव्यमान संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या अलग होते हैं। देख लो, इसका ऊपर का सब क्या होगा, सेम होगा, नीचल का सब 18 19 20 होता है। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, इस तरह को हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। भार तो समान हो लेकिन रोल नंबर अलग अलग, ठीक है। अगला आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है, तत्व के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान की संख्या और परमाणु संख्या दोनों अलग अलग होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो इसमें हमारे पास इसका ध्यान देख लो, इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। इसको चेक करके देख निकाल लो, यानी कि B, और यहाँ पर देखो 9 में से 4 गया, कितना हो गया 5, 10 में से 5 गया 5, तो दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान हो गया, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक। अब ध्यान देना, अफवाह प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपका 11th में है लेकिन हम लोग आपको बता दे रहे हैं। तो अफवाह सिद्धांत क्या होता है, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं, इसके पश्चात उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनाया जाता है। तो इसको पहले हम इस तरह से एक लाइन में लिख देते हैं, फिर दूसरा लाइन, यानी कि कहने का मतलब दूसरा तीसरा, ठीक है। यानी सिंपल से बात करें तो पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, इस तरह 7 तक रहता है, क्योंकि हमारे पास 7 कक्षा होता है। तो पहला में S लिखते हैं, दूसरा में S होता है, दूसरा P होता है, SP D होता है, SPDF होता है।
इस तरह से हम इसको क्रॉस क्या करते हैं, मिलाते हैं, इस तरह से जैसे सांप चलता है इस तरह से क्रॉस हम कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको क्या किया जाता है, इसको देखो इसको लिखा जाता है, किस तरह से लिखेंगे ध्यान देना। देखो इसको देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 1s है, तो देखो ये 1s है। तो एक चीज़ याद रखना है कि s, ध्यान देना, s p d f, तो s में ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। s में इसमें +4 करते चले जाना, सब में +4, सब में +4, सब में +4, तो 4 2 6 और 6 4 10 और 10 4 14। यानी कहने का मतलब ये हो गया s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसी लिखा 1, देखो यहाँ पर क्या लिखा 1s2 2s2 2p6। तो कहने का मतलब क्या हुआ, p में 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखो ये sp-df जो है ना, इसको बोलते हैं, देखो वो कक्षा था, ये होता है उपकक्षा, उपकक्षा क्या है, उपकक्षा है। इसीलिए KLMN, तो K का सब सेल हो जाता है S, उसी प्रकार SP हो जाएगा, फिर हो जाएगा SPD हो जाएगा। समझ मारी बात, समझ मारी बात, SPD होगा। तो यही हमारा होता है, ठीक है। चलिए इसको भरा जाता है, कैसे भरा जाता है ध्यान देना। तो देखो पहले ये रहेगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद इसी को इस तरह से क्रम में सजाया गया है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, आगे नेक्स्ट क्लास में जब होगा तो समझ में आएगा। अगर समझ गए तो बेटर है, ठीक है। लेकिन हम जब स्पेशल जब इसका थ्योरी बताएंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो था, ये जो हमारा था पूरा थ्योरी था। अब हम लोग इसका इंटरनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इंटरनल जो क्वेश्चन है, आंतरिक जो क्वेश्चन है, उसको आगे की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 53 में, केनाल किनार क्या कहता है। विसर्जन नली के एनोड से निकलने वाली धन आवेशित कणों की धारा है जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। या सिंपल से हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एनोड से निकलने वाली किरण को, एनोड से निकलने वाली किरण को केनाल किरण कहते हैं। सिंपल सा बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो देखो, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश प्रोटॉन पर उपस्थित ऋण आवेश को उदासीन कर देता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है पेज नंबर 56 में है। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार क्या कहता है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूपीय से उदासीन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 2, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणुक कण विद्यमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन यानी कि धनात्मक आवेशित कण विद्यमान है, ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है कि तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बना। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हम बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला 1 2 1 3, ठीक है, 3 कक्षा बना देंगे तो हो जाएगा। एक और बना दो, चलो नाभिक के लिए ले लेते, तो हो जाएगा KLM, बस सिंपल सा हो गया, ठीक है। नंबर 4 आता है। तो नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या अल्फा कणों का प्राकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरे धातु की पन्नी से संभव होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, अल्फा कणों का प्राकीर्णन सोने की पतली पन्नी के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी से संभव नहीं है, क्योंकि किसी अन्य धातु की 1000 परमाणु मोटी पन्नी बनाना संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सोना को जो है ना, सोना को बहुत ही पतला किया जा सकता है, बहुत ही पतला, ये आप ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 56, कह रहा है परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम बताएं। तो हम जानते हैं परमाणु के यानी फंडामेंटल पार्टिकल बोल रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, कहने का मतलब ये है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, तो हम परमाणु द्रव्यमान 4 हो गया, प्रोटॉन 2 हो गया, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं ना, थ्योरी में भी पढ़े हैं। तो इसमें देखो न्यूट्रॉन हम सब पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा 4,
पेज नंबर 57 में कह रहा है कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखे। तो ध्यान देना, कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के एल 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि 2 4 हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ो 6 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सोडियम के लिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, के में 2 हो जाएगा, एल में, क्योंकि हम जानते हैं अधिकतम के में 2 रह सकता है, एल में 8 रह सकता है, और एम में अब जो एक बच गया वही रह जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है तो उस परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं अगर 2 भी भरा है, अगला कक्षा में 8 होता है, तो 8 2 10 हो गया। तो 10 किसका होता है, तो 10 हमारा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो उस परमाणु संख्या 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला हमारे पास है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 59 है। कहता है यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है तो नंबर 1 तब परमाणु की संख्या क्या है। तो परमाणु की संख्या क्या, हम जानते हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या अतः प्रोटॉन की संख्या परमाणु की संख्या 8 है। ठीक है, 2 नंबर बी में कह रहा है परमाणु का क्या आवेश होगा। आवेश हमको चार्ज कह रहा है, तो 8 और दोनों में माइनस हो गया, यानी कि 0 हो जाएगा आवेश। ठीक है, कोई आवेश नहीं होगा। जितना परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, यानी कि 0 हो गया। ठीक है, अगला है अतः परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा। 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि परमाणु की प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या अतः ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा, इसका मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अगला है सल्फर परमाणु के द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये भी हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है 60 नंबर में चिन्ह यानी एच डी और टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपर परमाणु कणों का सारणीबद्ध कीजिए। तो देखो H11 और यह H में, ठीक है, प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ड्यूटेरियम में क्या होता है 1 1 और 1, तो इसका मतलब हो गया ड्यूटेरियम में 1 3। ठीक है, समस्थानिक वाला जो था वही चीज़ है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, ध्यान देना। तो इसमें हमको लिखना है समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान होते हैं, इसलिए समस्थानिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान ही रहते हैं। उदाहरण कार्बन के 2 समस्थानिक 6 12 और 6 14 होता है। ठीक है, देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जाएगा ये 2 4 हो जाएगा, इसका भी 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। अगला हमारे पास है इसी का था समभारिक यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो समभारिक कहलाते हैं। देखो इसका एग्जांपल हो जाएगा, देखो 20 20 20 और ये 18 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के LMNO 2 8 8 2 हो जाएगा। ठीक है, और 18 एक होता है तो 2 8 8 8 हो गया। ठीक है, यानी कि 40 हो गया। एक मिनट, 8 8 दूनी 16 और तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो 8 16 16 4 बस, तो एक 18 पुराना है, तो 8 2 10 8 18 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लेना। 8 8 16 16 2 8 और 16 16 17 18, सॉरी यहाँ पर 0 होगा। 18 पूरा 2 8 8। ठीक है, आर्गन है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यानी सिंपल सा बात अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और वो हमारा है अभ्यास। तो अभ्यास में जो प्रश्न है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हमको बताना है। ठीक है, तो गुण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखो अपेक्षिक द्रव्यमान जो होता है वो हमारे पास जो है H परमाणु का होता है 1/20वां भाग होता है और 1U के हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है और इसका भी हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है। और आपेक्षिक आवेश की बात करें तो -1 होता है इस पर और इसका +1 होता है, इसका 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता है। परमाणु में स्थिति ये नाभिक में होता है, नाभिक में सॉरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, नाभिक के बाहर होता है, ये नाभिक में होता है और ये भी नाभिक में होगा। निरपेक्षिक आवेश, तो निरपेक्षिक आवेश क्या होता है, निरपेक्षिक आवेश तो ये होता है 1.6 गुना
यहाँ गुना छूट गया, 10⁻−19, 1.6 गुना 10⁻−19 और ये उदासीन होता है। ठीक है, निरपेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा 9 गुना 10⁻−28, 1.6 गुना, यहाँ सब गुना छुटा हुआ है, यहाँ पर गुना छुटा हुआ है। ठीक है, ये आपका अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अगला हमारे पास है जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो जे थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई है, परंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं है। तो यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विवरण होगा, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम होती जाएगी। यानी कहने का मतलब यही है, बस उसका दोष लिख देना और कुछ है नहीं। अंततः स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण करेगा, जैसे इस तरह से ये वाला का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं, परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होता। ठीक है, आगे हमारे पास है अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। ठीक है, चलो ये हमारे पास उसका कुछ डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, चौथा है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें हम केएलएमएन या 1 2 3 द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, 5 नंबर है इस मॉडल में दिए गए सभी मॉडलों की तुलना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर नोट्स में हमारे पास दिया गया है। ठीक है, यानी जितना भी मॉडल है सबको हम वहां से पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स नीचे दिया गया। 6 नंबर कह रहा है पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। पहला है दिए गए ऊर्जा स्तर पर में इलेक्ट्रॉन 2n² के सूत्र के अनुसार भरे जाते हैं। कक्षा की संख्या बताता है, जैसे यहाँ पर देख लो, पहला कक्षा में वही चीज़ें हम जो बता रखे हैं नोट्स में, n = 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, तो 2 8 18 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। यदि बाहरी कक्ष है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। विभिन्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कदमवार यानी कि स्टेप वाइज भरे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। सॉरी, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यदि बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ण क्षमता के नज़दीक हो तो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 में से घटाकर संयोजकता बताई जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। यह 2 इकाई धनात्मक आवेश के साथ संयोग कर सकती है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है, क्योंकि ये 4 इकाई ऋण आवेश के साथ संयोग कर सकती है, जैसे SiCl या SiCl2। क्वेश्चन नंबर 8 है उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु द्रव्यमान संख्या समस्थानिक और संभारित समस्थानिक के कोई 2 उपयोग लिखे। तो परमाणु संख्या, एक ही तत्व के परमाणु संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसे Z से निरूपित करते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z = 1, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या Z = 11। अगला है द्रव्यमान संख्या, परमाणु में उपस्थित नाभिक प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। अगला है समस्थानिक, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, समस्थानिक के 2 प्रयोग। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, दूसरा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है।
अगला है संभारिक, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है उसे संभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल में ये रहा। अगला है Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K एवं L कोष होते हैं तो 281 होता है, लेकिन N+ है तो 1 निकल जाएगा। सिंपल सा बात है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए सोडियम के उदासीन परमाणु 11 इलेक्ट्रॉन है। Na+ सिर्फ 10 होगा, अभी तुरंत बताए 10 1 निकल गया, प्लस चार्ज। इनमें 2 K कक्षा में 8 L कक्षा में, इस प्रकार Na+ के K और L कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अगला कह रहा है अगर ब्रोमीन परमाणु में 2 समस्थानी तथा यहाँ पर लिखा हुआ है समस्थानी तथा Br ये वाला के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना की। देखो औसत क्या होता है, सिंपल सा बात होता है कि दोनों को क्या करना है। देखो इसमें सिंपल सा बात है, दोनों क्या करना है। देखो जो भी है हमारे पास दोनों को, देखो यहाँ पर है ब्रोमीन और ब्रोमीन के आइसोटोप के परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिखा हुआ और यहाँ पर Br ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के योगदान होता है, यानी कि 79 है, 79 × 49, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 79 × 49। तो इसको क्या करेंगे, परमाणु भार को और जो हमारे परसेंटेज दोनों गुना कर देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास जो हो जाएगा ब्रोमीन का आइसोटोप जिसका परमाणु द्रव्यमान 81 U है तो 50.3 हो जाएगा, तो इसका 81 × 50। ये क्या करेगा, दोनों क्या करेंगे फिर जोड़ देंगे, यानी कि इसका जो आएगा आंसर, इसका जो आएगा इसको जोड़ के 80 U आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है तो इसके किसी एक नमूने में रासायनिक X 816 और X 818 का प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल से माना X 16% A है और इसको हमने A से घटा दिया 100 में, मान ले प्रतिशत 100 होता है तो 1 से घटा देंगे। तो इसी प्रकार दोनों को जोड़ देंगे, वही वाला काम है जो ऊपर हम किए हैं, वो अलग अलग किए, यहाँ पर एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। गुना करके 100 से और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। आगे हमारे पास है यदि तत्व Z = 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखने के लिए बोल रहा है। तो यदि Z = 3 अर्थात परमाणु क्रमांक 3 है तो लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होगा। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रों का संघटक नीचे दिया गया है, जिसे कि यहाँ पर दिया रखा है। कह रहा है X और Y के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। तो X की द्रव्यमान संख्या 6 + 6 यानी कि 12 हो जाएगा और Y का भी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार X और Y दोनों का परमाणु क्रमांक 6 है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हो। 14 नंबर में है निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखे। J.J. थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियस होते हैं, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित है, तो ये भी फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/200 गुना है, ये ट्रू है, ठीक है। आयोडीन के समस्थानी का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, फॉल्स है। 15 नंबर है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी थे। परमाणु केंद्र के लिए। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। अगला है Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 है, ठीक है। अगला 19 नंबर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो सिंपल सा बात है, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा। फ्लोरीन में ये हमारे पास बना हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना। सिंपल सा वही रूल है, हमारे पास वही फार्मूला हो जाएगा, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान लेंगे, उससे हमारे पास निकल जाएगा। तो यही था हमारे पास आज के वीडियो में, इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।